हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का ज्योग्राफी वाला जयपुर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम चैप्टर नंबर 7 को डिस्कस कर रहे हैं, हमारा जो फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी 11th क्लास के एनसीईआरटी का। और इसमें हमने प्रीवियस सेशन में बॉम्ब जल को डिस्कस करके यहाँ पे चैप्टर को स्किप कर दिया था, तो यहीं से आज शुरू करेंगे। और इसमें देखेंगे कि जो बॉम्ब जल से अपरदन और निक्षेपण से कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ जो लैंडफॉर्म्स है वो क्रिएट होते हैं। ठीक है, इससे प्रीवियस सेशन में हमने नदी द्वारा जो स्थलाकृतिक अपरदन और निक्षेपण से कौन कौन से स्थलाकृतिक लैंडफॉर्म्स होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। तो आज हम बॉम्ब जल से जो अपरदन से संबंधित जो स्थलाकृति है, स्थल रूप है, उनको डिस्कस करेंगे। जैसे जो बॉम्ब जल होता है, फॉर एग्जांपल ये डायग्राम देख लीजिए एक बार। ठीक है, तो जो लाइमस्टोन की चट्टानें होती है, यहाँ पे मेजोरिटी है लाइमस्टोन के चट्टानों की। और इनके जो कंदराएं हैं, केव है, जो कहने का मतलब एक सिंक होल द्वारा इनमें जो जल चला जाता है केव में लाइमस्टोन में, वो तो वो जो लाइमस्टोन है वो विलय हो जाता है जल के साथ में। तो इसके बाद में ये टोपोग्राफी का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली सारी जो मैक्सिमम इसका जो लैंडफॉर्म्स का इवोल्यूशन है वो सरफेस के अंदर होता है, कहने का सरफेस के ऊपर नॉर्मल कुछ टाइप की जो टोपोग्राफी है बनती है, जैसे फॉर एग्जांपल सिंक होल है। उसी प्रकार से यहाँ पे जो रिवर्स जो सिस्टम है उसके आसपास में जो टोपोग्राफी बनती है बेसिकली वो है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम टोपोग्राफी है वो इनसाइड है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे शुरुआत में है कुंड, गोलरंध्र, लेपिज और चूना पत्थर के चबूतरे। ठीक है, तो इसमें जो पुल्स बनते हैं उसी प्रकार से सिंक होल्स बनते हैं, लेपीज बनते हैं, लाइमस्टोन जो पेवेमेंट्स बनते हैं। ठीक है, तो ये सारे केव्स का सॉरी जो टोपोग्राफी से इनका निर्माण होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि चूना पत्थर चट्टानों के तल पर गुलन क्रिया द्वारा छोटे व मध्यम आकार के छोटे गोल गर्तों का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पे ये सिंक होल्स का निर्माण हुआ है, तो जो चूना पत्थर की जो चट्टानें होती है वो क्या करती है, घुल जाती है, क्योंकि लाइमस्टोन होता है। लाइमस्टोन जैसे ही जल के कांटेक्ट में आता है तो सोल्यूबल फॉर्म में हो जाता है। ठीक है, तो जैसे इनसे विलियम रंध्र है, वो जो शैलो होल्स है वो कहते हैं, जो होल बनते हैं, यानी जो जल जो लाइमस्टोन की चट्टानें होती है वो गुलन प्रकृति की होती है, और इनसे जो छोटे और मध्यम आकार के जो गर्त बनते हैं उनको शैलो होल बोलते हैं। गोलरंध्र कास्ट क्षेत्रों में बहुतायत में पाए जाते हैं। गोलरंध्र एक प्रकार के छिद्र होते हैं जो ऊपर से वर्ताकार और नीचे से कीप की आकृति के होते हैं, यानी ऊपर से काफी बड़े होते हैं और जैसे गहराई में जाते हैं इनका जो बेस लेवल है वो छोटा होता जाता है। और इनका क्षेत्रीय विस्तार कुछ मीटर से हेक्टर तक तथा गहराई आधा मीटर से 30 मीटर या उससे अधिक होती है, यानी इनकी जो एरिया है वो अपेक्षाकृत कम होता है। और इसी प्रकार से जो डेप्थ होती है वो 30 मीटर से कभी कभी ज़्यादा ही होती है। इनमें से कुछ का निर्माण अकेले गुलन प्रक्रिया द्वारा होता है, वहीं और अन्य कुछ जो पहले गुलन प्रक्रिया द्वारा बनते हैं। और अगर इन गोलरंध्रों के नीचे बनी कंदराओं की छत ध्वस्त हो जाती है, यानी जो बड़े जो छिद्र ध्वस्त या निपात रंध्र होते हैं, यानी कोलैप्स सिंक है, उनके नाम से जाने जाते हैं। यानी जो छोटे छोटे गोलरंध्र बनते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं, अब एक यहाँ पे बना हुआ, दूसरा यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, तीसरा यहाँ पे बना हुआ है। अब इमेजिन कीजिए ये दोनों आपस में मिल जाए और ये जो छत है वो कोलैप्स हो जाए पूरी। ठीक है, तो इनसे जो स्थलाकृति बनती है उसको ये बोलेंगे निपात रंध्र या छिद्र ध्वंस बोलेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से जो अधिकतर जो गोल रंध्र होते हैं उनके ऊपर अपरदित पदार्थों के जमने से ढक जाते हैं और उतले जलकुंड जैसे प्रतीत होते हैं। यानी कालांतर में क्या होता है कि जो कीप जो गोल रंध्र बनते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये सिंक होल बना हुआ है, तो यहाँ पे क्या है कि जैसे ही अपरदन होता है तो इसके नीचे वाला पोर्शन है जमीन की गहराई में, वहाँ पे जो जल की जो ट्रांसपेरेंट सी है वो बंद हो जाती है, तो इसकी वजह से ये कुंड टाइप के बन जाते हैं। तो जो ध्वस्त गोल रंध्रों को डोलाइन कहते हैं। ठीक है, यानी जो दूसरा टर्म है इनका डोलाइन भी कहते हैं। ठीक है, जो ध्वस्त रंध्रों की अपेक्षा जो गोल रंध्र है अधिक संख्या में पाए जाते हैं। ठीक है, यानी जो ध्वस्त गोल रंध्र है वो कभी कभी बनते हैं क्योंकि छत कोलैप्स होने के बाद में बनते हैं, जबकि जो गोल रंध्र होते हैं यानी जो सेलो होल्स होते हैं वो नेचुरल कहने का मतलब बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इनको। ठीक है, और सामान्यतः जो धरातलीय प्रवाहित जल गोलरंध्रों व विलयनों से गुजरते हुए अंतर्भूमि नदी के रूप में विलीन हो जाता है। यानी जो जल है, जैसे फॉर एग्जांपल इन जो होल्स बने हुए हैं छोटे छोटे, इनसे जल एंटर होता है, और जैसे ये सरफेस पे नदी बह रही है वैसे की वैसी आंतरिक भागों में भी नदी बहने लग जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल इस गोलरंध्र से जल यहाँ पे गया और अंदर यहाँ पे जो लाइमस्टोन की चट्टानें थी उनमें विलयन के बाद में एक नदी सी बन गई यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपस में जैसे यहाँ पे ये कनेक्ट है आपस में। ठीक है, तो इस वजह से जैसी सतह पर हमें नदी दिखती है वैसी की वैसी जमीन के अंदर भी बन जाती है।
और कुछ दूरी पश्चात किसी कंदरा से भूमिगत जल के रूप में फिर निकल जाता है, यानी यहाँ से जल एंटर होगा और बाद में कहीं आगे जाके वापस हमें सतह सतह पर दिखने लग जाएगा। जब गोल्ड अंदर व डोलाइन इन कंदरों की छत के गिरने या पदार्थों के स्खलन द्वारा आपस में मिल जाते हैं तो लंबी तंग व विस्तृत खाइयां बनती है, जिन्हें घाटी रंध्र यानी जो वैली सिंक है या युवाल कहते हैं। ठीक है। अब देखो, एक होता है सिंक होल, ठीक है, और दूसरा होता है कोलैप्स सिंक, और उसी प्रकार से तीसरा होता है आपका वैली सिंक, यानी घाटी टाइप की जो इसला करती है वो बन जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल इस डायग्राम में देखें तो मेन रिवर यहाँ पे बह रही है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे पहले सिंक होल थे, आपस में कनेक्ट हुए और यहाँ पे जो सरफेस है, जो समतल लेवल था वो एक घाटी में बदल गया। ठीक है। तो इसे वैली सिंक होल कहते हैं, जिसे युवाला के नाम से भी जाना जाता है। तो ये टर्म इम्पोर्टेंट है। एक तो आपका जो डोलाइन है वो इम्पोर्टेंट है, दूसरी आपका जो युवाला है वो इम्पोर्टेंट है। धीरे धीरे चूनायुक्त चट्टानों के अधिकतर भाग इन गर्तों व खाइयों में खाइयों के हवाले हो जाते हैं, यानी लगभग जो लाइमस्टोन होता है वो विलय हो जाता है उसका जल के साथ में, और पूरे क्षेत्र में अत्यधिक अनियमित पतले व नुकीले कटक आदि रह जाते हैं, जिन्हें लेपिस कहते हैं। ठीक है। तो लेपिस क्या है? जो कहने का मतलब जो अनियमित और जो नुकीले, अपने जो नुकीले कटक टाइप के बन जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इस डायग्राम में देखिए। ठीक है। तो इस टाइप की जो स्थलाकृति होती है, ठीक है, तो ये क्या लैपिस कहलाती है। ठीक है। तो इस टाइप के जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं वो जमीन के अंदर बनते हैं। उसी प्रकार से जो लैपिस का निर्माण घाटियों की संधियों में भिन्न गुलन की प्रक्रियाओं द्वारा होता है। कभी कभी लैपिस के ये विस्तृत क्षेत्र समतल चूनायुक्त चबूतरों में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी जो ऊपर का पूरा पोर्शन है ये नष्ट हो जाता है और एक चबूतरे के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना, लाइमस्टोन पेवेमेंट्स, ठीक है, चुना पत्थर के चबूतरे बन जाते हैं। ठीक है। तो बेसिकली ये चीजें हमने डिस्कस की। जैसे ये विलियन रंध्र है, इसी प्रकार से गोल रंध्र है, और यहाँ पे निपाती रंध्र हो जाता है। पहले शुरुआत में छोटे आकार का गड्ढा होता है, फिर ये गहराई तक चला जाता है। लाइमस्टोन केव, यहाँ पे विलियन रंध्र होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे क्या है, अब निपात रंध्र और इन तीनों में फ़र्क क्या है कि बेसिकली जो विलियन रंध्र होता है उसमें जो ऊपरी परपट्टी होती है वो बनी रहती है। उसी प्रकार से जो गोल रंध्र होते हैं उनमें ऊपरी परपट्टी चली जाती है, और वहाँ पे जो लाइमस्टोन की केव्स है वो भी पिघलने नहीं, पिघलना अलग होता है, विलयन हो जाता है। जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो जल के साथ में उनका विलयन हो जाता है, नष्ट होने लगता है, और बाद में धीरे धीरे ये निपाती रंध्र में यानी गुफा में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऊपर का जो पोर्शन है वो पूरा कट जाता है। जैसे यहाँ पे ये जल जाना शुरू हुआ जमीन में गहराई में, ठीक है, तो ये जल की वाहिकाएं हैं, ठीक है, एक दूसरे से कनेक्ट हो रही है। ठीक है। अब उसी प्रकार से जो नेक्स्ट स्थलाकृति बनती है, जैसे हमने यहाँ पे युवाला पढ़ा था, युवाला ये जो आपस में कनेक्ट हो जाती है, पूरी खाइयां टाइप बन जाती है, और गोल रंध्र है जो ऊपर से उनका आकार छोटा होता है और नीचे जो कीपाकार टाइप के जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं उनको गोल रंध्र कहते हैं। ठीक है। बेसिकली आपका ये सेम ही है। अब नेक्स्ट है आपका कंदराएं, यानी जो केव्स बनती हैं वो कैसे बनती हैं कि ऐसे प्रदेश जहाँ चट्टानों के एकांतर संस्तर हो, जैसे सेल हो, बालू हो, पत्थर हो, क्वार्ट्ज हो, और इनके बीच में अगर चूना पत्थर व डोलाइन चट्टाने हो तो वहाँ सघन चूना पत्थर चट्टानों के संस्तर हो, वहाँ प्रमुखतः कंदराओं का निर्माण होता है। यानी फॉर एग्जाम्पल जो ऊपरी सतह है वहाँ पर तो है सैंड स्टोन, यानी बालू पत्थर की एक लेयर है, उसके नीचे लाइम स्टोन की एक परत है। ठीक है। उसके बाद में वापस यहाँ पे एक जो क्वार्टजाइट की एक लेयर वापस बन गई। ठीक है। तो बीच में जो लाइमस्टोन की जो चूना पत्थर की केव थी वो जल के साथ में उसका घुल गया, कहने का मतलब जो भी जो चूना पत्थर था वो जल के साथ में क्रिया करके घुल गया। ठीक है। तो यहाँ पे एक जो केव टाइप की स्ट्रक्चर बन जाती है, जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे ये केव बनी हुई है। ठीक है। तो ये ऊपर क्या है, ऊपर लाइमस्टोन या क्वार्टजाइट की चट्टाने हैं, नीचे भी सेम है। ठीक है। लेकिन बीच में जो चूना पत्थर की चट्टाने हैं वो जल के साथ में क्रिया कर जाती है। पानी दरारों व संधियों से रिसकर शेल संस्तरों के साथ क्षैतिज अवस्था में बहता है, यानी बाद में पानी जैसे सतह के ऊपर नदी बहती है वैसे की वैसी जमीन के अंदर भी बहने लगती है। इसी तल संस्तर के सहारे चूना चट्टानें घुलती है और लंबे एवं तंग विस्तृत रिक्त स्थान बनते हैं, जिन्हें कंदराएं कहते हैं, यानी जो घाटियां बनती है जमीन के अंदर। ठीक है, गुफाएं बनती है। कभी कभी विभिन्न स्तरों पर कंदराओं का एक जाल सा बन जाता है, जो चूना चूना पत्थर के चट्टानों के तल व उनके बीच संस्तरित चट्टानों पर निर्भर है। प्राय कंदराओं का एक खुला मुख होता है, जिनसे कंदरा जो सरिताएं हैं वो बाहर निकलती है, यानी जो जल है वो, जैसे फॉर एग्जाम्पल
यहाँ पे लाइमस्टोन की कैब है और इसके ऊपर यहाँ पे सैंडस्टोन है और नीचे क्वार्टजाइट है। अब यहाँ से जल एंटर करेगा, ये पूरा जो लाइमस्टोन का कैव है, सॉरी जो लाइमस्टोन की टोपोग्राफी है, ये पिघल सॉरी मैं बार बार पिघल बोल रहा हूँ, आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ, जो विलीन हो जाता है जल के साथ में। और दूसरी जगह पर वापस कहने के मतलब 2-4 किलोमीटर बाद में ये कहीं पे वापस नदी के रूप में प्रकट होती है। तो इन जो ऐसी कंदरा हो जिनके दोनों सिरे खुले हो, उनको सुरंग यानी टनल्स कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली कंदराएं सिंपल टर्म है, समझ में आ गई होगी आपको आसानी से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका निक्षेपित स्थल स्वरूप। ठीक है, तो अभी हमने कौन कौन से पढ़े थे, अभी हमने अपरदन के रूप में जो स्थल स्वरूप बनते हैं उनको पढ़ा था। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने जो अ, सबसे पहले सेलो हॉल पढ़ा था, विलियन रंध्र पढ़ा था, उसे उसके बाद में जो तो सेलो रोल के बाद में जो थोड़ा गहरा जो गड्ढा बनता है उसको हमने गोल रंध्र के रूप में देखा था। फिर निपाती रंध्र के बाद में बारे में पढ़ा था। फिर युवाल और लेफीज के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, ये अपरदन के द्वारा बनती है। अब निक्षेपण से कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनती है। निक्षेपण का मतलब है कि जो जल है कंदराओं के अंदर बहता है और अपने साथ में लाइमस्टोन की जो चट्टानें हैं उनके पार्टिकल को ले जाता है और वो कहीं दूसरे स्थान पर जाके जमा करता है। तो उन जमा करने से कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनती है उनके बारे में देख रहे हैं। अधिकतर निक्षेपित निक्षेपित स्थल स्वरूप कंदराओं के भीतर ही निर्मित होते हैं। यानी अब सारी जो एक्टिविटी है वो कंदराओं में हो रही है, तो जो भी टोपोग्राफी बनती है वो भी कंदराओं में ही बनेगी। ऑब्वियस बात है। चूना पत्थर चट्टानों में मुख्य रसायन कैल्शियम कार्बोनेट है, जो कार्बन युक्त जल यानी वर्षा जल में घुला हुआ कार्बन में शीघ्रता से घुल जाता है। यानी जो कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट जल है वो वर्षा जल के साथ में आसानी से घुल जाता है। जब इस जल का वाष्पीकरण होता है तो कूले हुए कैल्शियम कार्बोनेट का निक्षेपण हो जाता है, यानी जल तो इवोपरेट हो जाता है और जो डिपोजिट होता है उनसे डिपॉजिट किसका होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। और जब ये चट्टानों के छत पर या छत से जल वाष्पीकरण के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो जाती है तो कैल्शियम कार्बोनेट की चट्टानें धरातल पर टपकने से निक्षेपण हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस डायग्राम को देखिए। अब यहाँ पे कोई पहले नदी बह रही थी, बाद में अभी प्रेजेंट टाइम में नदी यहाँ पे बहती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये एक सिंक होल बना हुआ है और यहाँ से पानी नीचे गिर रहा है। अब इमेजिन कीजिए पहले ये सिचुएशन, ऐसी की ऐसी सिचुएशन यहाँ पे थी। ठीक है, तो यहाँ पे थी सिचुएशन और अभी प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे बन गई है। तो अभी प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे जल कभी कभी आ जाता है, तो यहाँ से जो लाइमस्टोन की चट्टानें हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट है वो नीचे गिरने लगता है। ठीक है, तो दो टाइप की स्थलाकृतियाँ बनती है। एक तो बनती है स्टेलेक्टाइट। ठीक है, स्टेलेक्टाइट बनती है वो ऊपर की साइड में बनती है। जैसे यहाँ पे ये टपकन क्रिया कहने का मतलब जो छत पे लटकी हुई जो नुकीली चीजें दिखती है वो है स्टेलेक्टाइट, यानी ये टाइट है। ठीक है, ये स्टेलेक्टाइट है, यहाँ पे ये जो साइट है वो सतह पर बनती है। तो हम जो स्टेलेक्टाइट है उनके बारे में बात करें, जो ऊपर से लटकती हुई थी कि नुकीली चीजें दिख रही है, जो नुकीली टोपोग्राफी बन रही है उसको हम स्टेलेक्टाइट बोलते हैं। ठीक है, और जो जमीन पर इनके जस्ट नीचे कनक मतलब ये टपकन द्वारा बनती है स्थलाकृतियां, तो ये जो नीचे नुकीली चीजें सॉरी जो टोपोग्राफी है वो दिख रही है वो है स्टेलेगमाइट। ठीक है, तो ये जमीन पर होती है। ठीक है, एक बार यहाँ पे पैराग्राफ में पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट और स्तंभ। अब ये कैसे बनता है कि स्टेलेक्टाइट विभिन्न मोटाई के लटकते हुए हिम स्तंभ है। ठीक है, हिम स्तंभ जैसे हैं होते हैं। प्राय ये आधार पर कंदराओं की छत के पास मोटे होते हैं और अंत के छोर में पतले हो जाते हैं। ये अनेक आकारों में दिखाई देते हैं। जैसे स्टेलेगमाइट है कंदराओं के फर्श के ऊपर की ओर बढ़ते हुए हैं। वास्तव में स्टेलेगमाइट कंदराओं की छत छत से धरातल पर टपकने वाले चूना मिश्रित जल से बनते हैं या स्टेलेक्टाइट के ठीक नीचे पतले पाइप की आकृति में बनते हैं। अब एक्चुअली में क्या होता है, ये समझिए यहाँ पे चूना पत्थर की चट्टानें हैं और यहाँ पे ये बीच में केव है। अब यहाँ पे क्या है कि विलियम रंध्र हुआ, यहाँ पे सेलो होल हुआ। सेलो होल के बाद में जो जो क्या बोलते हैं ऊपरी जो परत है यानी ऊपरी सतह है इसकी, यहाँ से कुछ जो कैल्शियम कार्बोनेट के जो मटेरियल है वो नीचे गिरने लगते हैं। तो इनका शुरुआत ऊपर वाला पोर्शन होता है वो काफ़ी मतलब इनका जो पोर्शन है वो काफ़ी चौड़ाई में होता है, लेकिन बाद में धीरे 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 जैसे ही नीचे लटकने लगता है तो यहाँ पे इनका आकार छोटा हो जाता है। लेकिन इसके सापेक्ष जमीन पर कुछ ऐसी स्थलाकृति बनती है वो टपकने से बनती है। यहाँ पे जो कैल्शियम कार्बोनेट के जो पार्टिकल्स है वो जमीन पर नीचे गिरते गए और जमते गए, तो बाद में ये स्टेलेक्टाइट तो ये होते हैं और माइट ये होते हैं। ठीक है, तो ये बनते हैं दोनों। और कभी कभार जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, ठीक है, तो इनसे बनते हैं स्तंभ। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टेलेगमाइट एक स्तंभ के एक चपटी तस्तरी नुमा आकार
आकार में यह समतल अथवा क्रेटरनुमा गड्ढे के आकार में विकसित हो जाते हैं। विभिन्न मोटाई के स्टेलेगमाइट तथा स्टेलेक्टाइट के मिलने से स्तंभ या कंदरा स्तंभ बनते हैं। ठीक है, तो ये टोपोग्राफी विकसित होती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये बने हुए हैं, ठीक है, ये आपस में मिले हुए हैं दोनों। ठीक है, तो इस वजह से इनको जो लाइमस्टोन कॉलम बनते हैं यार, ठीक है, ये अंडरग्राउंड लेक है यहाँ पे। तो इसी प्रकार से जो है ये स्टेलेक्साइट है और ये स्टेलेगमाइट है। ठीक है, यहाँ पे स्टेलेक्टाइट है, सॉरी साइट नहीं, स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट। ठीक है, तो जो सतह पर जो ऊपरी पोर्शन में बने हुए हैं वो तो है स्टेलेक्टाइट, और जो सतह पर बनते हैं वो बनते हैं स्टेलेगमाइट। ठीक है, और यहाँ पे ये वापस नदी यहाँ पे वापस प्रकट हो रही है बाहर की साइड में। ठीक है, और सब ट्रायनियन रिवर है, यानी जो गहराई में बहती है नदी। ठीक है, उसी प्रकार से ये जॉइंट्स है यहाँ पे, और यहाँ पे ये कुछ केव बनी हुई है। उसी प्रकार से ये यहाँ पे नीचे जो कैवरन पोर्शन है, रिवर है। ठीक है, तो ये सारी जो टोपोग्राफी है वो बनती है। ये लाइम स्टोन की परतें हैं यहाँ पे। ठीक है, फ्लो स्टोन है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे जमीन की मतलब गहराई में डेवलप होती है। तो ये है बेसिकली आपकी जो भूमिगत जल से संबंधित सारी टोपोग्राफी। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो यहाँ पे ये सेम डायग्राम यहाँ पे दे रखा है, देखिए स्टेलेक्टाइट एक बार इस मैप में देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे है स्टेलेक्टाइट। ठीक है, जो ये ऊपर की साइड में जो नुकीली चीज़ है, इसको बोलते हैं स्टेलेक्टाइट। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, कि जो स्टेलेक्टाइट है वो कंदराओं की छत पर बनते हैं या सतह पर बनते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कंफ्यूजिंग क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं। उसी प्रकार से स्टेलेगमाइट ये सतह पर बनते हैं। ठीक है, और कभी कभी ये दोनों आपस में कहने का मतलब ये मिल जाते हैं तो ये स्तंभ के रूप में बनते हैं। ठीक है, तो ये है बेसिकली आपके भूमिगत जल से संबंधित। अब हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हिमनद से संबंधित। ठीक है, तो अब हिमनद से संबंधित कौन कौन सी टोपोग्राफी का निर्माण होता है, एक बार शुरुआत में कुछ बेसिक चीजें दे रखी है कि पृथ्वी पर परत के रूप में हिम प्रवाह या पर्वतीय ढालों से घाटियों में रैखिक प्रवाह के रूप में बहते हिम संहति को हिमनद कहते हैं। यानी ग्लेशियर किसे कहते हैं, जो अर्थ की सरफेस पर एक लार्ज स्केल में कोई बर्फ की जो चादर जमी हुई है और वो किसी डायरेक्शन में प्रवाह कर रही है, यानी गति कर रही है, उसको हम हिमनद बोलेंगे। महाद्वीपीय हिमनद या गिरिपाद हिमनद वे हिमनद है जो वृहद समतल क्षेत्र में क्षेत्र पर हिम परत के रूप में फैले हैं, तथा पर्वतीय या घाटी हिमनद वे हैं हिमनद है जो पर्वतीय ढालों में बहते हैं। यानी एक हिमनद होते हैं, फॉर एग्जांपल एक बात करते हैं, साइबेरिया के जो विस्तृत मैदान है वहां पर कोई हिमनद की जो परत है वो चल रही है। ठीक है, तो उसको बोलेंगे स्थलीय हिमनद। और जो घाटी और जो हमारे जैसे हिमालय में है, जैसे सियाचिन है, बालतोरा है, हिस्पर है, तो ये ग्लेशियर क्या है, पर्वतीय ढाल पर बहने वाले ग्लेशियर है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे चित्र 7.10 दे रखा है, एक बार देखा ये। ठीक है, ये यहाँ पे घाटी हिमनद है। यहाँ पे जो हिमालय जो हमारा हिमालय है, ठीक है, हिमालय में इस टाइप के जो बर्फ की चादर होती है उनको बोलते हैं, जो अपेक्षाकृत ढलान में बहते हैं, ढलान के साथ में नीचे आते जाते हैं ग्रेविटी के साथ में, तो इनको हम हिमनद बोलते हैं जनरली। ठीक है, प्रवाहित जल के विपरीत हिमनद बहुत धीमा होता है, यानी जो गंगा रिवर है इसमें जो नदी की स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। उसी प्रकार से हिमनद है वो बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। हिमनद प्रतिदिन कुछ सेंटीमीटर या इससे कम लेकिन कुछ मीटर तक प्रवाहित होते हैं। हिमनद मुख्यतः गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गतिमान होते हैं। ठीक है, तो जो मेजर फोर्स है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है कि हमारे देश में अनेक हिमनद है। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र में जो ढालों पर बहते हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, और इनके जैसे भागीरथी नदी का उद्गम है वो गंगोत्री हिमनद के अग्रभाग यानी गोमुख से होता है। उसी प्रकार से जो अलकनंदा नदी है उसका जो उद्गम है वो अलकापुरी हिमनद से होता है। देवप्रयाग के निकट अलकनंदा और भागीरथी मिल जाती है और यहाँ पे गंगा नदी बनती है। उसी प्रकार से जो कश्मीर हिमालय है, कश्मीर हिमालय जो काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है। ठीक है, इन रेंज में जो ग्लेशियर पाए जाते हैं जैसे सियाचिन है, हिस्पर है, बालतोरा है, बतूरा है। ठीक है, तो ये सारे ग्लेशियर है वो कश्मीर का हिमालय में स्थित है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये ग्लेशियर है। अब जैसे जेमू ग्लेशियर है। ठीक है, तो जेमू ग्लेशियर बेसिकली में जो सिक्किम हिमालय है वहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो हिमनद से प्रबल अपर्दन होता है, यानी जो एक मिनट, यस, हिमनद है उनसे प्रबल अपर्दन होता है। जो हिमनद जैसे फॉर एग्जांपल एक बड़ी लार्ज स्केल में लार्ज क्वांटिटी में जो बर्फ की चादर है वो एक डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो उसके साथ में वो अपर्दन भी करेगी, जिसका इसके कारण जिसका कारण इसके बाहर से उत्पन्न घर्षण है। यानी जो इसका जो वेट है इनकी वजह से जो लैंड टोपोग्राफी है उस पर जो फ्रिक्शन क्रिएट होता है उसकी वजह से अपर्दन होता है। हिमनद द्वारा कर्णित चट्टानी पदार्थ प्राय बड़े गोलास्म और शैलखंड है, इनके तल में ही इनके मतलब साथ में घसीटे जाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब
यहाँ से अपर्दन करता है और साथ में घटी जो है हिमनद है वो घसीटते लेके जाता है। नेक्स्ट है कि यहाँ यह घाटी के किनारे पर अपघर्षण या घर्षण द्वारा अत्यधिक अपर्दन करते हैं। हिमनद अप से रहित चट्टानों का भी प्रभावशाली अपर्दन करते हैं। यानी जो चट्टानें अपर्दन के लायक है भी नहीं, उनका भी हिमनद क्या करता है, अपर्दन कर देता है, जिससे ऊंचे पर्वत, छोटी पहाड़ियां वे मैदानों में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो टोपोग्राफी है, ठीक है, अब इमेजिन कीजिए ये वाला पोर्शन यहाँ पे कुछ ऐसी ये वाली पोर्शन दिख रही है जो ये रिजिड सरफेस है। रिजिड का मतलब हार्ड रॉक है, लेकिन हिमालय सॉरी जो हिमनद है वो जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेगा तो इसको भी एकदम समतल सपाट स्थल रूप में बदल देगा। नेक्स्ट है कि हिमनद हिमनद के लगातार संचालित होने से जो हिमनद का मलबा है वो हटा हटता होता है, विभाजक नीचे हो जाता है और कालांतर में ढाल इतने निम्न हो जाते हैं कि हिमनद का संचलन शक्ति समाप्त हो जाती है और निम्न पहाड़ियों व अन्य निक्षेपित स्थल रूपों द्वारा एक हिमानी धोंत यानी जो आउटवाश प्लेन्स है वो रह जाते हैं। ठीक है, जैसे जो डायग्राम जो चित्र है वो 7.11-12 में एक बार देख लेते हैं। 7.11, अब यहाँ पे देखिए जो घाटियां बनी हुई है ना, यहाँ पे जो हिमनद है वो प्रवाहित थे। ठीक है, और यहाँ पे जो हिमोड क्या है, ये सारी चीजें अभी डिटेल में देखें। पार्श्विक हिमोड, मध्य हिमोड, ठीक है, ये स्थलाकृतियां बनती है, रेत बनता है, सुरंग बनता है, सड़क बनता है। यहाँ पे रूडित कुछ पोर्शन बन, यानी जो घाटी बनती है जो हिमनद की, उसके जो आसपास में जो अगल बगल का पोर्शन है वो कभी कभी कोलैप्स हो जाता है, तो उनसे रुंडित टाइप की स्थलाकृति बनती है। और यहाँ पे जो हिमानी धोंत यानी जो आउटवाश प्लेन पड़े थे हमने अभी जस्ट, वो बनते हैं। जैसे यहाँ पे कहने वाला बर्फ भी बह गई और यहाँ पे जो समतल मैदान के रूप में ये सारा पोर्शन परिवर्तित हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से नेक्स्ट डायग्राम यहाँ पे 7.12। ठीक है, यहाँ पे है कि हिमनदीय स्थलाकृति के विभिन्न निक्षेपित स्थल भू आकृतियां सुंदर चित्रण है। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर का है, 1962 में इसको संशोधित किया था। तो यहाँ पे इन्होंने ये डायग्राम बनाया कि जो फ्लो है, मूवमेंट है हिमनद का, इस डायरेक्शन में था। ठीक है, कुछ इस डायरेक्शन में था, तो ये सारे स्थलाकृतियां बनती है। ये एस्कर क्या होता है, ड्रमलिन क्या होता है, मोरेन क्या होता है, ये सारी चीजें अभी हम डिस्कस करेंगे। यानी जो हिमोड है, हिमानी धोध है, ठीक है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये नेक्स्ट है कि हिमनद के अपर्दन व निक्षेपण से निर्मित स्थल स्वरूपों को दर्शाता है, जिसका वर्णन भी अगले अनुच्छेद मतलब अभी ये इसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे है अपर्दित स्थल स्वरूप। यहाँ पे अपर्दित में पहला बनता है सर्क। ठीक है, सर्क अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था ना, सर्क ये वाला। ठीक है, जो हिमनद की घाटी है उसके पार्श्विक पोर्शन है वहां पे बनते हैं। जैसे हिमानीकृत पर्वतीय भागों में हिमनद द्वारा उत्पन्न स्थल रंध्रों में सर्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अधिकतर सर्क हिमनदी घाटियों के शीर्ष पर पाए जाते हैं, यानी जो घाटी होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये घाटी है, यहाँ पे कुछ जो हिमनद था वो बह के इस मेन जो वैली है ग्लेशियर की, इसमें आके गिरा, लेकिन इसके जो घाटी का ऊपरी पार्श्व है वहां पे सर्क का निर्माण हुआ था। ठीक है, उसी प्रकार से एकत्रित हिम पर्वतीय क्षेत्रों से नीचे आती हुई सर्क को काटती है। सर्क गहरे, लंबे और चौड़े गर्त हैं, जिनकी दीवार तीव्र ढाल वाली, सीधी व अवतल होती है। यानी जो ये पूरा पोर्शन है इसको आप सर्क मान सकते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो सर्क है वो किस टाइप की टोपोग्राफी है। पहली बात तो ये है कि ये हिमानी है, तो ये एग्जाम में ऐसे पूछेंगे कि हिमानी टोपोग्राफी जो सर्क बनती है वो किस टाइप की है। जो हिमानी धोत मैदान में बनती है, यानी जो आउटवास मैदान में बनती है, या पहाड़ी ढलान में बनती है, या जो घाटी के जस्ट पहले वाला पोर्शन है वहां पे बनती है, या जो घाटी है उसके पोर्शन में बनती है। ठीक है, तो ये याद रखना, जो घाटी वाला पोर्शन है वहां पे बनती है। इनकी जो ढाल होती है वो तीव्र होती है और अवतल होती है। हिमनद के पिघलने पर जल से बड़ी झील भी प्राय इन गर्तों में देखने को मिलती है। यानी जो ये पोर्शन है कभी कभी यहाँ पे जल इकट्ठा हो जाता है। जैसे यहाँ पे जो ब्लैक ब्लैक डार्क पोर्शन दिख रहा है, ठीक है, ये जल इकट्ठा हो रखा है। इन झीलों को सर्क झील या टॉर्न झील कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, सर्क और टॉर्न दोनों इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, मतलब कहने को मतलब जो पेयर्स होते हैं ना, उसके टाइप में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी। आपस में मिले हुए ये दो या दो से अधिक सर्क सीढ़ी नुमा क्रम दिखाई देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये सीढ़ी नुमा स्थलाकृतियां बना देते हैं कभी कभी। ठीक है, तो जो सर्क और टर्न है वो टर्न झील है वो एक दूसरे से संबंधित है। उसी प्रकार से नेक्स्ट है हॉर्न या गिरिशरंग या गिरिशरंग और सिनेडेट कटक। ठीक है, अब ये तीन टर्म क्या है इनके बारे में देखते हैं। सर के शीर्ष पर अपर्दन होने से हॉर्न निर्मित होते हैं। यानी जो एक मिनट, सर के शीर्ष पर अपर्दन होने से हॉर्न का निर्माण होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो सर्क है इनके शीर्ष पर अपर्दन होने से हॉर्न का निर्माण होता है। एक बार इस डायग्राम में देखते हैं। क्रिक्स बेसिन,
आपके मतलब जैसे ये सर्क बन रहा है यहाँ पे, घाटीनुमा संरचना है, ये सर्क है, ठीक है। लेकिन इसके जस्ट पास में फॉर एग्जांपल यहाँ पे इमेजिन कीजिए ये सर्क बना हुआ है, यहाँ पे ये घाटी है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे सर्क बना हुआ, सर्क के जस्ट पास में जो पर्वतीय क्षेत्र है, कहने का मतलब जो रिजिडिटी है, हार्ड रॉक्स वगैरह है, वहाँ पे बनते हैं ये, ठीक है। हॉर्न बनते हैं, निर्मित होते हैं ये 3 या अधिक विकिरणित हिमनद निरंतर शीर्ष पर तब तक अपरदन जारी रखते हैं जब तक उनके तल आपस में मिल न जाए, ठीक है। तो एक तीव्र किनारे वाली नुकीली चोटी का निर्माण होता है जिन्हें हॉर्न कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये रही यहाँ पे जो संघ होता है, इन्हीं को हॉर्न बोलते हैं, ठीक है। इन्हीं का दूसरा जैसे फॉर एग्जांपल ये नुकीली यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल ये ग्लेशियर यहाँ था, एक ग्लेशियर यहाँ इस साइड में आया, एक ग्लेशियर पीछे वाली साइड में गया, तो यहाँ पे जो तीखी चट्टानें बच गई पीछे, ठीक है। तो इनको बोलते हैं हॉर्न, ठीक है। उसी प्रकार से ये जो हॉर्न और गिरीशरंग है वो एक ही है, ठीक है। तो ये याद रखना कि यहाँ पे हॉर्न और गिरीशरंग का मतलब एक ही है। अब ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, अब ये सरंग है, धीरे धीरे क्या है कि यहाँ से ग्लेशियर का कुछ पोर्शन है नीचे, यहाँ पे इस डायरेक्शन में आया ग्रेविटी की वजह से, और ये निर्माण हुआ इसका, ठीक है। तो इसको हम हॉर्न बोल देते हैं। तो ये सर्क है, टारन झील है, उसी प्रकार से जो सर्ंग या हॉर्न है, ठीक है, ये सारी चीजें एक दूसरे से लिंक है। अब लगातार अपरदन से सर के दोनों तरफ की दीवारें तंग हो जाती है और इनका आकार कंघी या आरी के समान कटकों के रूप में हो जाता है, जिन्हें अरेत यानी तीक्ष्ण कटक कहते हैं। यानी जो अपनी जो आरी होती है जिनसे लकड़ी काटते हैं, तो उनके जो ऊपर वाला पोर्शन होता है वो नुकीला होता है, ठीक है। तो इस टाइप की कुछ स्थलाकृतियां बन जाती है, इनको बोलते हैं अरेत, ठीक है। उसी प्रकार से इनकी ऊपरी भाग नुकीला तथा बाहरी आकार टेढ़ा मेढ़ा होता है, जिनसे कटकों का चढ़ना प्राय असंभव होता है। यानी इन कटकों पे हिमवन का चढ़ना बहुत मुश्किल भरा होता है। जो ये आपको लाइनें दिख रही है, ठीक है, ये होते हैं कटक, ठीक है। तो ये सारी चीजें के लिए जैसे यहाँ पे अरेत लिखा हुआ है, तो आप देखते हैं कितनी स्टीपनेस है इनकी ढलान, ठीक है, एकदम स्टीप है, तो यहाँ पे चढ़ना बहुत मुश्किल है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये अरेत बना हुआ है। अब नेक्स्ट आपका, हाँ यहाँ पे देख लीजिए ये, ठीक है। अब यहाँ पे ये है हैंगिंग वैली, ठीक है। एक मुख्य जो ग्लेशियर, जो मेन रास्ता था ग्लेशियर का, वो ये है। अब इसके साथ में जो ग्लेशियर है वो ग्रेविटी की वजह से हैंगिंग वैली कब तब बनती है जब एक जो सर्क होता है वो घाटी सर्क निर्माण होता है। सर्क के बाद में जब ये मुख्य हिमालय की, सॉरी, जो मुख्य हिमनद की घाटी में जो ग्लेशियर है वो पिघल के नीचे आता है, तो वहां पे एक घाटी बनती है, लटकती घाटी। जब इमेजिन कीजिए यहाँ पे इस घाटी का तल यहाँ पे है, लेकिन ये इसका जो दूसरी जो सब घाटी है, सब वैली है, इसका पोर्शन यहाँ पे है, तल यहाँ पे है, तो ये कितना ऊंचा है, ठीक है। तो ये ऐसे लग रहा है, नीचे खड़े खड़े देखने से लग रहा है कि ये लटक रही है, ठीक है। तो इस वजह से इसको लटकती घाटी बोलते हैं। उसी प्रकार से अरेत कौन सी चीजें हैं, अरेत कहाँ पे बनते हैं, जैसे दो तीन ग्लेशियर है वो एक दो डायरेक्शन में चले गए, तो बीच में जो पोर्शन बचा है ऊपर, वो ऊपरी भाग, उसको बोलते हैं अरेत। अब अरेत के बाद में हॉर्न क्या होता है, हॉर्न वो होता है जिनके तीनों चारों साइड में ग्लेशियर नीचे उतरते हैं और जो नुकीला पोर्शन बचता है उसको बोलते हैं हॉर्न। अब टर्न क्या होती है, टर्न झील होती है, जो जो सर्क बनते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्थित है, यहाँ पे स्थित है, जो ये सारे सर्क है, ठीक है। अब सर्क के आंतरिक पोर्शन में कभी कभी जल इकट्ठा हो जाता है, उनको टार्न झील बोलते हैं, ठीक है। और ये है पैटर्नोस्टर लेक, कभी कभी इनको पैटर्नोस्टर लेक भी बोल देते हैं। तो ये एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है यूजीसी के, और ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ठीक है। उसी प्रकार से जो कर्क्स है, ठीक है, ये कर्क्स क्या होती है, जो सर्क होता है, इनके जो घाटी वाले पोर्शन में जो अवतलित स्थलाकृति होती है, उनको कर्क्स बोलते हैं। और ये जो मेन, आपको पता ही है, जो मेन जो ग्लेशियर है उनकी वैली ये है, ठीक है। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट है कि आल्प्स पर्वत पर सबसे ऊंची चोटी मैटरहॉर्न तथा हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट वास्तव में हॉर्न है, जो सर के शीर्ष अपरदन से निर्मित है। तो अब आप देख लीजिए, इमेजिन कर लीजिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो चलिए आज की इस सेशन में इतना ही रखते हैं, फिर काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा टॉपिक, ठीक है। तो चलिए आज के इस सेशन में इतना ही डिस्कस करते हैं, और नेक्स्ट सेशन में हम जो बचा पोर्शन है उसको डिस्कस करेंगे। तो मेक श्योर कि आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जियोग्राफी का जो पोर्शन है उसको अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। साथ ही आपका जो जियोग्राफी का मेजर पोर्शन है, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, और विशेषकर जियोग्राफी का, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है, आपका नेट जेआरएफ का एग्जाम है, उसी प्रकार से आपका जो फर्स्ट ग्रेड का है, सेकंड ग्रेड का है, उसी प्रकार से लैब असिस्टेंट का एग्जाम है, वैकेंसी आने वाली है अभी। तो एनसीईआरटी का रोल मैक्सिमम होता है लैब असिस्टेंट में, ठीक है। तो 100 में से लगभग आपके 60-65 क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनसीईआरटी से पुटअप होते हैं, ठीक है। तो आप इनको मेक श्योर की तसल्ली से एक साथ में इन चीज़ों को देखिए। आपके लिए जो डायग्राम्स है और चाहे सारी जो 3D मैप्स है, ये सारे कलेक्ट करके इस चैप्टर को प्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है। थैंक यू।